नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सावधान रहे देश, एकता को खत्म कराने का काम करते हैं आरएसएस और भाजपा, राकेश टिकैत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कही ये बात। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, राहुल गांधी ने दिया जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। सावधान रहे देश, एकता को खत्म कराने का काम करते हैं आरएसएस और भाजपा, राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को भाजपा और संघ पर बरसते हुए कहा कि ये देश में लोगों की एकता खत्म करने का प्रयास करते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा, आरएसएस और भाजपा के लोग वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखाने का प्रयास करते हैं, लोगों को उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने के बाद अब आगे की तैयारियों को लेकर पूछे जाने पर टिकैत ने कहा, यदि सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है तो उसका स्वागत है, अन्यथा यह आंदोलन जस का तस जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बात नहीं करती है तो फिर हम आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर्दियां आ रही हैं, हम किसानों से कहेंगे कि वे खाने और कपड़ों की व्यवस्था बढ़ा लें। राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन को चलते हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। आखिर सरकार इस आंदोलन को लेकर कहाँ जाना चाहती है? क्या इससे पहले कभी इतना लंबा आंदोलन हुआ है? राकेश टिकैत ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार हमसे बात तो करे। हिसार में भाजपा नेताओं को बंधक बनाए जाने की घटना पर टिप्पणी करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, प्राइवेट गुंडों ने अपना काम शुरू कर दिया है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है? बता दें कि हरियाणा के हिसार जिले में शुक्रवार की रात से ही भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक किसान पर हमला करने के आरोप में जांगड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। नारनौल पुलिस स्टेशन का घेराव कर किसान आंदोलन कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास वाहन रिवर्स गियर में है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर चिंता जताते हुए कहा, विकास की बातों से कोसों दूर लाखों परिवार मजबूर होकर लकड़ी का चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। मोदी जी का विकास वाहन रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल हो गया है। तेल कंपनियों ने 6 अक्टूबर को घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए की बढ़ोतरी की थी। 1 नवंबर को पेट्रोलियम कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 266 रुपए की बढ़ोतरी की थी। दिल्ली में अब सिलेंडर की कीमत 899.50 रुपए है, जबकि 5 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 502 रुपए है। राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2050 रुपए है। गांधी और कांग्रेस ने ईंधन की कीमतें बढ़ाने के लिए लगातार सरकार को फटकार लगाई है। विपक्षी दल के मुताबिक सरकार पर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के नाम पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, राहुल गांधी ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के एक स्कूल से आए मेहमानों के लिए दिवाली डिनर होस्ट किया। ये वही स्कूल है जहां राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार के दौरान राहुल पहुंचे थे। मुलुगुमुडु स्थित इस स्कूल का नाम सेंट जोसेफ हाई सेकेंडरी स्कूल है। यह वही स्कूल है जहां उन्होंने पुशअप्स किए थे। डिनर के दौरान हुई बातचीत का एक वीडियो उन्होंने ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि उनकी यात्रा ने दिवाली को और भी खास बना दिया। संस्कृतियों का यह संगम हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसे संरक्षित करना चाहिए। ट्विटर पर शेयर किए गए 1 मिनट के वीडियो में एक मेहमान ने उनसे पूछा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले कौन सा आदेश देंगे। इसके जवाब में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं महिलाओं को आरक्षण दूंगा। यह पूछे जाने पर कि वो अपने बच्चों को क्या सीख देंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँ कि नमटा, क्योंकि विनम्रता से आपको समझ मिलती है। दिवाली डिनर के दौरान राहुल गांधी ने मेहमानों के साथ छोले भटूरे पर भी बातचीत की। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वारा के किसान आंदोलन के समर्थन की सराहना की, साथ ही कहा कि यह वास्तव में लोगों के साथ आपकी एकता दिखा रहा है। दिवाली डिनर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने भी मेहमानों के साथ बातचीत की, उनके साथ गाना गाया और उन्हें दिवाली की बधाई दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव अंबेडकर नगर की धरती से साधेंगे पूर्वांचल की राजनीति, बीएसपी के 2 पूर्व नेता होंगे साइकिल पर सवार।
जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को अंबेडकर नगर में आयोजित जनादेश रैली को संबोधित करेंगे। अखिलेश रैली के जरिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान करेंगे। वो बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित 2 पूर्व नेता लालजी वर्मा और रामचल राजभर को समाजवादी पार्टी में शामिल कराएंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप पर ये दोनों नेता बसपा से निष्कासित हुए थे। अखिलेश यादव रविवार यानी आज को हो रही रैली के जरिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वो इस रैली के जरिए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को सपा शासनकाल में जन कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं व प्रदेश में किए गए विकास के बारे में विस्तार से समझाएंगे। वो सुबह 11:25 बजे अकबरपुर में रैली करेंगे। सियासी दलों के लिए पूर्वांचल अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल में कुर्मी व राजभर समाज का अहम स्थान है। कुर्मी बिरादरी के लालजी वर्मा पिछड़ों के रसूखदार नेता माने जाते हैं तो राम अचल राजभर भी पिछड़ी जातियां के बड़े कद वाले नेता हैं। पूर्वांचल में जमीन मजबूत करने में लगी समाजवादी पार्टी दोनों नेताओं के आने से यहां पर और मजबूत होगी। बता दें कि यूपी के पूर्वांचल में 28 जिलों की 164 विधानसभा सीटें हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब तेज होगा किसान आंदोलन, ये रास्ते होंगे ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन दिवाली के बाद बढ़ने के लिए तैयार है। जी दरअसल आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसान संगठनों ने अब आंदोलन को लेकर नए और निर्णायक कदम उठाने के संकेत दे डाला है। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि आंदोलन से जुड़े हरियाणा के किसान संगठन जल्द ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाम लगा सकते हैं। जी दरअसल हरियाणा के किसान संगठनों की तरफ से 7 नवंबर को एक अहम बैठक बुलाई गई है। जी दरअसल हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चौनी ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अब उनके ऊपर बड़ा फैसला लेने का दबाव है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा पर भी किसानों का दबाव साफ देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ एसकेएम का कहना है कि 9 नवंबर को होने वाली मीटिंग में आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेता किसानों के निशाने पर हैं। कहा जा रहा है किसान इन नेताओं पर कड़े फैसले नहीं ले पाने का आरोप लगा रहे हैं और अधिकतर किसानों का यही मानना है कि वो अधिक समय तक ऐसे बॉर्डर पर बैठे नहीं रह सकते हैं और आंदोलन को लेकर निर्णायक फैसला होना चाहिए। आपको पता ही होगा किसान आंदोलन की शुरुआत पिछले साल 26 नवंबर को हुई थी और अब किसान आंदोलन को चलते हुए 1 साल पूरा होने वाला है। आने वाले 23 नवंबर से संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और किसान अब आंदोलन को तेज कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करने वाले हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सड़कों पर पानी छिड़कना किया शुरू, बड़ी स्मोक गनें लगाई गई। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। इस बीच राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार काफी गंभीर दिख रही है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय से जल छिड़कने वाले ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। दिल्ली में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए काम किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके इसके लिए प्रयास जारी है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाने और दिल्ली में पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से सड़कों पर पानी छिड़कना और बड़ी स्मोक गनें लगाई गई हैं। पूरे दिल्ली में 114 टैंकर लगाए गए हैं जो हर जगह पानी का छिड़काव कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में 92 निर्माण स्थलों को तत्काल बैन करने का आदेश दिया गया है ताकि और अधिक प्रदूषण फैलने से बचाव हो सके। बता दें कि दिल्ली समेत कई शहरों में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है। कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी बदतर स्थिति में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा मोदी मांगे माफी, चीन को दी क्लीन चिट वापस ले प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पेंटागन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अब माफी मांगनी चाहिए और आगे आकर जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही समय सीमा भी बतानी चाहिए कि कब तक सीमाओं पर अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बहाल की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पीएम मोदी से चीन को दी गई क्लीन चिट वापस लेने की मांग कर रही है। दरअसल पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में करीब 4.5 किलोमीटर अंदर घुसकर एक गांव बसा लिया। इसमें 101 घर नजर आ रहे हैं। चीन का यह गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के गांव असारीचू गांव में बसाया गया है। इसे भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा माना जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता व प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पिछले साल जून में अरुणाचल प्रदेश से भाजपा सांसद तपिर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चेतावनी दी थी कि चीन ने देश की सीमा में घुसपैठ की है।
मगर पीएम और गृह मंत्री ने उन दावों को खारिज कर दिया और अब आज 17 महीने हो चुके हैं, लेकिन मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे रखी है। ये क्लीन चिट ही भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि देश को अंधेरे में रखा गया है, सही तथ्य नहीं बताए गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को अब एक समय सीमा तय करनी चाहिए। इसके अलावा देश से माफी भी मांगनी चाहिए। खेड़ा के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया और क्लीन चिट दे दी। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बाद लंबे समय से विवाद का कारण रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में, रसोई गैस महंगी होने को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। उन्होंने यह दावा भी किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण 42% परिवारों ने खाना बनाने के लिए फिर से लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बता दें कि महंगाई के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ईंधन की कीमतों को और कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में ज्यादा कटौती की भी मांग की है, ताकि आम आदमी को महंगे तेल से ज्यादा राहत मिल सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के विरोध में जन जागरण अभियान। कांग्रेस कार्यकर्ता 14 से 29 नवंबर तक 56,000 बूथों पर लोगों को करेंगे जागरूक। जी हां दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है। इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि जितनी इनके दामों में कमी की गई है, उससे ज्यादा पिछले 6 महीनों में इनकी कीमतों में वृद्धि की गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बढ़ती महंगाई के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी राज्य में जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। भाई दूज पर अपने सीकर के नवलगढ़ रोड में निजी आवास पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के विरोध में पार्टी 14 से 29 नवंबर तक राज्य के 56,000 बूथों पर जन जागरण अभियान चलाएगी। डोटासरा ने बताया कि आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीवन यापन करना संघर्षपूर्ण हो चुका है। खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के दामों में केंद्र सरकार लगातार वृद्धि कर रही है। जन जागरण अभियान में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य के 56,000 बूथों के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर आमजन को महंगाई के विरोध में जागरूक करेंगे। डोटासरा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार आलाकमान और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जब वो चाहेंगे तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डोटासरा ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों का रोड मैप तैयार हो चुका है। प्रभारी अजय माकन ने इस पर पहले ही कहा था कि दीपावली पर कार्यकर्ताओं को तोहफा मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की बात पर अखिलेश यादव का तंज बाबा जा रहे, इलेक्शन में न उतरे। जी हां दोस्तों, सीएम योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि बाबा जा रहे हैं, इलेक्शन में न उतरे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी तय करेगी और मैदान में जब चुनाव होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। इसके साथ ही अखिलेश ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों की भी जातिगणना हो, कम से कम पता लगे कि कौन कितनी जाति का है। इस दौरान सपा प्रमुख ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से करने के अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा को इतिहास की किताबें फिर से पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे संदर्भ की व्याख्या क्यों करनी चाहिए? बीजेपी को इतिहास की किताबें दोबारा पढ़नी चाहिए। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा नेता ने कहा था, सरदार पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही संस्थान में पढ़े और बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाने में मदद की और कभी किसी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। अखिलेश के इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना का महिमामंडन करने के लिए अखिलेश से माफी की मांग की थी। इससे पहले यूपी सीएम योगी ने संवाददाताओं से कहा, चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, मैंने हमेशा चुनाव लड़ा है और पार्टी जहां कहेगी वहीं से लड़ूंगा। अखिलेश के इसी बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने शनिवार को कहा कि अखिलेश यादव का मोहम्मद अली जिन्ना का महिमामंडन करने के लिए नाको टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मोहम्मद अली जिन्ना पर बयान देना कोई सामान्य घटना नहीं है। जिन्ना देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। जिन्ना एक खलनायक हैं, जिन्हें कोई भी भारतीय देखना या सुनना नहीं चाहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर
गुलेरिया की चेतावनी, कोरोना मामलों में हो सकता है इजाफा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब इस खतरे के बीच एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण कोरोना मामलों को भी बढ़ा सकता है। आज तक से बात करते हुए गुलेरिया ने कहा है कि प्रदूषण जहां पर ज्यादा रहता है वहां कोरोना भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। वहीं इस वजह से फेफड़ों में सूजन भी आ सकती है। गुलेरिया ने ये भी जानकारी दी कि प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस लंबे समय तक हवा में रह सकता है। ऐसे में फिर राजधानी में मामले बढ़ने का डर है। इस सब के अलावा रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोगों की जिंदगी छोटी हो गई है। वे कम उम्र में खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एम्स डायरेक्टर की माने जितना नुकसान सिगरेट के धुएं से नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा ये प्रदूषण कर रहा है। इस सब के ऊपर क्योंकि त्योहार का मौसम रहा, ऐसे में गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई। गुलेरिया मानते हैं कि इसने भी दिल्ली की हवा को जहरीला बनाया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिवाली के पटाखों ने हवा को जहरीला नहीं बनाया है। ऐसे में पटाखों पर बैन लगाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन गुलेरिया ने जोर देकर कहा है कि दिल्ली की इस स्थिति के लिए दिवाली भी कुछ हद तक जिम्मेदार रही है। अब पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने भी कहा है कि वायु प्रदूषण से हर साल 15 लाख लोगों की मौत होती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग वायु प्रदूषण के कारण अपने जीवन के 9.5 साल खो देते हैं। लंग केयर फाउंडेशन का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण हर तीसरे बच्चे को अस्थमा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका की अपने मौजूदगी कहती है कि वोट बैंक के रूप में उभर रही हैं महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, इसे वास्तविक राजनीति कहें या एक विचार जिसका समय आ गया है। सात वचन का भारत में एक नया अर्थ है। परंपरागत रूप से सात वचन भारत के उत्तरी हिस्सों में हिंदू जोड़ों की शादी की प्रतिज्ञा का हिस्सा है, क्योंकि वे अपने विवाह की घोषणा करते हुए एक पवित्र अग्नि का चक्कर लगाते हैं। लेकिन पिछले महीने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा को 7 वादों के एक नए सेट के साथ हरी झंडी दिखाई, जिसके केंद्र में महिलाओं को एक संभावित वोट बैंक के रूप में रखा गया। कांग्रेस राज्य के लोगों से समर्थन वापस पाने के लिए बेताब है। यह अब एक को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी जाति आधारित पार्टियों को चुनौती देकर राज्य में चुनावी राजनीति में तेजी ला रही है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व आधारित अपील को चुनौती दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस को अब जाति या धर्म आधारित अपील को बदलने के लिए सभी भाग्य और प्रयासों की आवश्यकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कौन सा राजनीतिक दल जीतेगा यूपी चुनाव 2022? पढ़िए राकेश टिकैत की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर देश भर की निगाहें हैं। लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या यूपी में भाजपा की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर कोई बदलाव होगा। इस बीच राकेश टिकैत यूपी चुनाव 2022 को लेकर तरह तरह के बयान और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पिछले दिनों राकेश टिकैत का दिया गया बयान एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों एक निजी न्यूज टेलीविजन चैनल पर चर्चा के दौरान यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार रहेगी। दरअसल इशारों में राकेश टिकैत ने सरकारी मशीनरी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि यूपी में तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी, बावजूद इसके भाजपा की ही जीत होगी, क्योंकि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने से भी रोकेगी या फिर उनका नामांकन खारिज करा देगी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने भाजपा को लेकर यह भी कहा कि यह पार्टी जहां पर जीती है लोगों को पार्टियों का तोड़ने का काम करती है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की पूरी तरह से वापस लेने की मांग करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली यूपी का बॉर्डर खुलते हैं तो किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली भी जाएंगे। मंडियां तो सरकार ने बंद करा दी हैं। ऐसे में हम सही दाम पर संसद में ही अपनी फसलों को बेचने की कोशिश करेंगे। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि अगर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर खोले जाते हैं तो सबसे पहले तो किसानों के ट्रैक्टर ही दिल्ली जाएंगे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर जोकर देकर कहा कि हम कानून वापसी के साथ ही घर वापसी करेंगे, उससे पहले हम घर नहीं लौटेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा, कृषि कानून के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा, फटे टेंट बदले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कंकरखेड़ा के जंगेठी गांव में शुक्रवार को पहुंचे भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कृषि कानून खत्म होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 5 साल तक सरकार समय होता है, उसी तरह 5 सालों तक आंदोलन भी रहेगा। गढ़मुक्तेश्वर से गंगा स्नान कर टेम्पो से वापस जंगेठी आ रहे एक ही परिवार के 10 व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिनमें से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि बाकी घायल हुए थे। गांव में पीड़ित स्वजनों को सांत्वना देने और नर्सिंग होम में भर्ती घायलों को देखने राकेश टिकैत पहुंचे थे। जंगेठी गांव निवासी मुकेश पुत्र नेपाल, मुकेश पुत्र रामपाल, संजय, विनोद, अंकित, कल्लू, मनीष, रविंद्र, श्रीपाल और राजू समेत एक अन्य व्यक्ति बुधवार देर रात टेम्पो में सवार होकर गंगा स्नान को गए थे।
यह सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। गुरुवार तड़के करीब 3 बजे सभी व्यक्ति गढ़गंगा से वापस अपने गांव आने को रवाना हुए। रास्ते में तेज रफ्तार में जा रहे ट्रक की टेम्पो से टक्कर हो गई। टेम्पो पलट गया। हादसे में दोनों मुकेश की मौत हो गई। दोनों ही बचपन के दोस्त थे, जबकि अन्य सभी घायल हैं। सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन मौके पर पहुंचे और जानकारी की। घायलों को कंकरखेड़ा के अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। किसानों की मौत की सूचना पर शुक्रवार को भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत पहले जंगेठी गांव पहुंचे और पीड़ित स्वजनों को सांत्वना दी। उसके बाद वो कंकरखेड़ा के नर्सिंग होम में घायलों को देखने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में टिकैत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वो किसी राजनीतिक मंच पर नहीं दिखेंगे। किसान खुद अपनी रैली करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा।